आवाज किसी लड़की की थी जो कहती है हवेलियों या भूत या हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, हमेशा बना रहता है। मगर जिस हवेली का जिक्र मैंने अपनी रमिया पाई, जिसे मरे 200 साल, यह हवेली बाकी हवेलियों की तरह वीरान नहीं। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रह किया था। मुझे आज भी ये बात अच्छे से याद है। चौधरी साहब, ये अनर्थ मत करिए, आपका भरा पूरा परिवार। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? मैंने इस हवेली को रहने के लिए खरीदा। रहता है नहीं साहब, और अपना परिवार तबाह करके चले गए। इतने वालों और पापों के बीच में ये बहस घंटों तक चली थी। मैं बाहर खड़ा हवेली को ही निहार रहा था। बाल भी इस तरह बिखरे कि कोई देख कर ही पागल। मैंने इसे अपने लड़कपन का वहम समझ बुला दिया। थक हार कर पापा हम सबको साथ लिए। उससे मैं हवेली के अंदर, साहब हवेली के बाहर ही खाली अर्थी छोड़ के जा रहे। हम पापा के साथ हवेली के अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने भात आई तो वो लोग भी मेरे साथ खेल खेलने को तैयार हो गए। और फिर उस कमरे में जिसकी खिड़की से वो हमें अंदर आते देख रहे, बस कोई दिखाई नहीं देता था। और कई बार तो एक औरत भी दिखाई दी जो हमेशा ही दर्द करता रहता। और पापा ने तो हवेली आती इतनी बार तो मरते मरते ही बची थी, दिख चुका था। पापा भी बोलते कि आती है। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ, कमरे में सोने लगे थे। रात के 3 बज रहे थे। कोई कुछ समझ पाता। मेरा छोटा भाई अनुज हवा को इतना ऊपर था कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। ये आंटी बहुत शराबी है, मेरा गला दबा रही है, मुझे दर्द हो रहा है। आंखों में आंसू आ गए थे, पर कोई कुछ भी नहीं कर भाई को देखा था। बेहद डरावनी और खूंखार जब तक वो छटपटाता रहा। पर जैसे ही चीखें निकल गई, पर अभी ये तबाही की सिर्फ शुरुआत। उन्हें कमरे के एक कोने में फेंक दिया। मेरी तुरंत ही पापा पर, मालती, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ मालती। मगर मां से अलग करने पर उतारू हो चुकी थी। पापा जानते थे कि अब रमिया तुम्हारी जिंदा नहीं छोड़ेगी, बस हर हाल में तुम दोनों को एक पापा का सिर उनके धड़ से अलग कर हमारे पैरों, मेरी बड़ी बहन मुस्कान ने मेरा हाथ पकड़ा। फिर कैसे जा सकते दीदी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? प्रधान से हवेली से बाहर जाने के लिए दौड़ रही थी। तभी हमें लिए वो हमारी तरफ ही चली आ रही थी। मैं संभालती हूँ, तुम बस किसी भी तरह इस हवेली से दूर चले जाओ। अपना हाथ छुड़ाते हुए मुझे हवेली के दरवाजे की ओर जाने और दीदी के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। खून की प्यासी बन मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रही थी। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पास ही से एक नुकीली रॉड, मैं कुछ समझ पाता, एक झटके से दीदी का जिस्म स्लो की दे दी थी। दीदी के शरीर से मुझे इतनी तेज झटपटी मेरे बगल में बेजान सी पड़ी थी। मेरा सहारा रमिया भी मुझे कभी खिड़की से तो कभी हवेली पहुंची तो सब लोग मेरी मदद के लिए आ गए कि जल्दी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और उनका कहना सच हो गया, फिर कभी उस हवेली में नहीं गया। तो बस इतनी सी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की? उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। साल पुरानी है जब रमिया इस हवेली में मुजरा किया करती थी। टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने भरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी थमती नहीं गए, मगर गाती गुनगुनाती रही। बेताब लोग वहां पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है, निकलती है शायद किसी ने सच ही कहा है। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोडो टीवी के मेल एड्रेस पर। आवाज किसी लड़की की थी जो कहती है हवेलियों या भूत या हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, हमेशा बना रहता है। मगर जिस हवेली का जिक्र मैंने अपनी रमिया पाई, जिसे मरे 200 साल, यह हवेली बाकी हवेलियों की तरह वीरान नहीं। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रह किया था। मुझे आज भी ये बात अच्छे से याद है। चौधरी साहब, ये अनर्थ मत करिए, आपका भरा पूरा परिवार। अरे भाई,
प्रॉब्लम क्या है? मैंने इस हवेली को रहने के लिए खरीदा। रहता है नहीं साहब, और अपना परिवार तबाह करके चले गए। इतने वालों और पापों के बीच में ये बहस घंटों तक चली थी। मैं बाहर खड़ा हवेली को ही निहार रहा था। बाल भी इस तरह बिखरे कि कोई देखकर ही पागल। मैंने इसे अपने लड़कपन का वहम समझ बुला दिया। थक हार कर पापा हम सबको साथ लिए। उससे मैं हवेली के अंदर साहब हवेली के बाहर ही खाली अर्थी छोड़ के जा रहे। हम पापा के साथ हवेली के अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने देखा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने भात आई तो वो लोग भी मेरे साथ खेल खेलने को तैयार हो गए। और फिर उस कमरे में जिसकी खिड़की से वो हमें अंदर आते देख रहे, बस कोई दिखाई नहीं देता था। और कई बार तो एक औरत भी दिखाई दी जो हमेशा ही दर्द करता रहता। और पापा ने तो हवेली आती इतनी बार तो मरते मरते ही बची थी, दिख चुका था। पापा भी बोलते कि बात है। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ, कमरे में सोने लगे थे। रात के 3 बज रहे थे। कोई कुछ समझ पाता। मेरा छोटा भाई अनुज हवा को इतना ऊपर था कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। ये आंटी बहुत डराती है, मेरा गला दबा रही है, मुझे दर्द हो रहा है। आंखों में आंसू आ गए थे पर कोई कुछ भी नहीं कर भाई को देखा था। बेहद डरावनी और खूंखार जब तक वो छटपटाता रहा। पर जैसे ही चीखें निकल गई। पर अभी ये तबाही की सिर्फ शुरुआत। उन्हें कमरे के एक कोने में फेंक दिया। फिर तुरंत ही पापा पर मालती, ये तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ मालती। मगर मां से अलग करने पर उतारू हो चुकी थी। पापा जानते थे कि अब रमिया तुम्हारी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस हर हाल में तुम दोनों को एक दूसरे। पापा का सिर उनके धड़ से अलग कर हमारे पैरों। मेरी बड़ी बहन मुस्कान ने मेरा हाथ पकड़ा। फिर कैसे जा सकते दीदी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? प्रधान से हवेली से बाहर जाने के लिए दौड़ रही थी। तभी हमें लिए वो हमारी तरफ ही चली आ रही थी। मैं संभालती हूँ, तुम बस किसी भी तरह इस हवेली से दूर चले जाओ। अपना हाथ छुड़ाते हुए मुझे हवेली के दरवाजे की ओर जाने और दीदी के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। खून की प्यासी बन मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रही थी। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पास ही से एक नुकीली लो। मैं कुछ समझ पाता। एक झटके से दीदी का जिस्म स्लोने की दे दी थी। दीदी के शरीर से मुझे इतनी तेज झटपटी मेरे बगल में बेजान से पड़ी थी। मेरा सहारा रमिया भी मुझे कभी खिड़की से तो कभी हवेली पहुंची। तो सब लोग मेरी मदद के लिए आ गए कि जल्दी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और उनका कहना सच हो गया। फिर कभी उस हवेली में नहीं गया। तो बस इतनी सी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की? उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। साल पुरानी है जब रमिया इस हवेली में मुजरा किया करती थी। टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने भरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी थम ही नहीं गए। मगर गाती गुनगुनाती रही। बेताब लोग वहां पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है, निकलती है। शायद किसी ने सच ही कहा है। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोडो टीवी के मेल एड्रेस पर।